मैं थोड़ा सा दूसरे मिजाज का सर हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप अपने फायदे के लिए दूसरों का वक्त बर्बाद करें। एक घंटा दो घंटा बेचारे को बच्चों का दिल जो है देखो, वहाँ पर हृदय जो देखो गल सो रहे हैं बेचारे, बाहर जा रहे हैं। और सुनते सुनते मैं भी इतना बोर हो गया यार, क्या करूँ। कुछ बातें अच्छी बोली सर ने, राठौर सर ने बहुत अच्छी बोली, और फिर दूसरे सर ने भी बहुत अच्छी बोली। बात को मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ एज ए टीचर तो कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात दूँ, वही बेहतर ही होता है। कल मैंने दीपक सर को फोन किया कि कुछ बोलना है क्या, उन्होंने कहा सर आपको बोलना है। तो मैंने भाई टॉपिक क्या है बताइए। तो बोले भाषा का, हिंदी भाषा का उत्थान और पतन। तो मैं सोचने लगा इस पर क्या बोले, इतने सारे लोग बोल चुके और अब आप सुन भी चुके और गल भी चुके, मेरे को सिर्फ 5 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए, 5 से 7 मिनट। इससे ज्यादा अगर मैं बोलूंगा तो आप मेरा माइक ले सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा का उत्थान और पतन कितना हुआ मैं इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन दिन पर दिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत जगहों पर इस भाषा का पतन दिखाई देगा। और किसी भाषा का उत्थान और पतन हो ये बोलना ही गलत है। भाषा अपने आप में इतनी समृद्ध है, शक्तिशाली है कि उसका कभी उत्थान और पतन हो ही नहीं सकता। उत्थान और पतन उन लोगों का हो रहा है जो उसके बारे में वैसा सोचते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि आज अगर कहीं हिंदी भाषा का पतन हो रहा है तो हमारी जो वैचारिक दृष्टिकोण है उसमें पतन आ गया। हमने हिंदी भाषा को निचले दर्जे से सोचना शुरू कर दिया, हमारी सोच ही गलत हो गई। हम बोलते हैं कि अगर बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो उसके प्रति हमारी सोच ही गलत है। अगर वो इंग्लिश मीडियम पढ़ता है तो हमारी सोच बड़ी ऊंची हो जाती है। कभी आप देखिए हिंदी मीडियम का बच्चा फेल हो जाए तो वो इस तरह से घरों में गाली पाता है। अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर इंग्लिश में भी फेल हो जाए ना तो बड़े गर्व से बोलते हैं नहीं मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में फेल हो गया। तो हमारा वैचारिक दृष्टिकोण ही गलत है। इस भाषा का पतन होने का कारण तो ये भी है। और दूसरा राजनीतिकरण। 1947 से लेकर अब तक हिंदी भाषा को आज तक राष्ट्रभाषा का स्तर ही नहीं मिला। आज भी बेचारी हिंदी जो है 4 राज्यों की राजभाषा बन के रह गई, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान और बिहार है। मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूँ। इसके अलावा भाषा में राजनीतिकरण अगर आप देखेंगे तो हमारे देश का इसी राजनीतिकरण की वजह से क्या हो गया कि आज हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे पास राष्ट्रीय पक्षी है, पशु है, राष्ट्रीय मिठाई भी है। अगर मैं पूछूं राष्ट्रीय मिठाई क्या है तब आप बोलोगे जलेबी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है आप सब बोलोगे मोर। लेकिन हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये 1947 से लेकर अब तक का जितने भी राजनेता है, जितने भी दिग्गज नेता है, क्या काम किया उन्होंने, एक राष्ट्रभाषा नहीं बना सके हमारे देश की। ये अफसोस की बात है। और आजकल राष्ट्रभाषा के अंदर जो मैंने कहा राजनीतिकरण, एक और मुद्दा है धार्मिककरण। हम लोग हमारी भाषा को या हर चीज को देखो राजनीतिकरण है, मेरा सुनिएगा। राजनीतिकरण तो उसमें धार्मिकरण बहुत है। हर भाषा में उसमें धार्मिकरण का मुद्दा लेकर आए। 1947 के बाद जब देश की आजादी हुई तो पहले आजादी से पहले हिंदुस्तान की भाषा जो थी वो उर्दू थी। बाद में ये हुआ कि हिंदुस्तान की भाषा क्या रखी जाए, तो लोगों ने वहां पर अपना दिमाग लगाना चालू किया। ठीक है बोले सब मसीह के जो भी कहा उन्होंने, तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में रखने की बात कही। अब जरा सुनिएगा, हिंदी को जब राष्ट्रभाषा रखा गया तो हमारे व्याकरण लिखने वाले कुछ समझदारों ने और समझदारी दिखाई। क्योंकि आपको मालूम है हिंदी के जो हमारी हमारी जो मातृभाषा है उस भाषा में 52 अक्षर है। और यहाँ पे मैं टीचर से अगर पूछूं कि 52 अक्षर का क्रम क्या है तो शायद हमारे हिंदी मीडियम के पढ़े हुए शिक्षक भी नहीं बता पाएंगे कि क्या है। अब हिंदी भाषा को तो राष्ट्रभाषा देश की भाषा बना दिया गया, लेकिन अब समस्या आने लगी कि इसमें जो मिठास है कुछ शब्दों की जो उर्दू भाषा में थी वो नहीं था। तो हिंदी का व्याकरण लिखने वालों ने कहा कि उर्दू के 5 शब्द अगर हिंदी में रख दिए जाए 52 तो 5 अक्षर और रख दिए जाए तो हिंदी भाषा में भी उर्दू भाषा की मिठास होगी। वो 5 अक्षर हैं क, ख, ग, फ और ज। लेकिन हमारे यहाँ हिंदी व्याकरण लिखने वालों ने उसमें भी ऐतराज किया कि नहीं भाई, अगर ऐसा हुआ तो हिंदी
हिंदुओं की भाषा हो जाएगी और उर्दू मुसलमानों की भाषा हो जाएगी। हम जो है सिर्फ हिंदी भाषा रखेंगे और हिंदी में किसी भी उर्दू के अल्फाज नहीं रखेंगे। ये बात को लिखा है आज के आधुनिक हिंदी व्याकरण के लेखक वासुदेव नंदन प्रसाद जी ने। उनकी किताब है आधुनिक हिंदी व्याकरण, जो कदम कुआं पटना पब्लिशर में होगी। आज भी देखिए कि हिंदी के लिखने वालों ने हिंदी की भाषा का विनाश किया, इतने सब दिग्गज लोग। खैर, भाषा का कभी पतन नहीं हो सकता, न उसका उत्थान हम कर सकते। भाषा अपने आप में समृद्ध है। अब बात आती है, मुख्तसर तौर पे मैं बोलता हूँ कि कल मैंने दीपक से एक बात पूछा कि दीपक को, इसलिए मैं दीपक बोल रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट, इसलिए मैं दीपक बोल रहा हूँ, दीपक बुरा मत मानना, ठीक है आप। तो मैंने एक बात इनसे फोन करके पूछा क्या ऐसी बात है, तो उन्होंने बताया है। और इस दरमियान मैं जब सर से मिला था, बीके सर से, तो उन्होंने भी इस बात को पिछले 2-3 साल पहले बताई थी मुझको। मैं सोचने लगा कि इतने स्लम्स एरिया में, इतने गरीबों की बस्ती में आशीर्वाद इंडिया स्कूल कई सालों से काम कर रहा है और पिछले 10 साल से इस स्कूल ने एक नायाब चीज दी है। आपको शायद पता होगा कि पिछले 10 साल से इस स्कूल ने हाई स्कूल में 100% रिजल्ट दिया। आपने सोचने की बात नहीं है कि कोई स्कूल 1 साल अगर 100% रिजल्ट देता है तो बड़ी तारीफ करता है, 2 साल 3 साल, अगर मैं कहूँ 10 साल का ये जो है, सोचने की बात है ना सर। 10 साल 100% रिजल्ट देना, ऐसी क्या वजह है कि स्कूल 10 साल 100% रिजल्ट दे रहा है, इतना ज्यादा इसका विकास हो रहा है। तो मैंने ना जानने की कोशिश की कि क्या वजह है कि स्कूल 100% रिजल्ट दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो चलाने वाले लोग हैं, शिक्षक हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। वो सब सराहनीय है कि उन्होंने इतनी मेहनत करके इस स्कूल को इतना आगे के इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। लेकिन एक रीजन है जो स्कूल 100% रिजल्ट दे रहा है और स्कूल आगे और भी तरक्की करेगा और ऐसे ही रिजल्ट देगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वो रीजन मैं जानता हूँ। क्या जानना चाहेंगे वो रीजन क्या है? बोलिए, जानना चाहेंगे आप लोग? वो रीजन जानने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं आपको। एक किताब है द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री। इसको लिखा है माइकल एच हार्ट ने, जो अमेरिका के बहुत बड़े राइटर है। 1978 में सर थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए सर। 1978 में किताब पब्लिशर हुई और इसको बेस्ट सेलर का अवार्ड भी मिला, बहुत कुछ। और 1992 में इसको वापस पब्लिश किया गया। तो उन्होंने दुनिया के ऐसे लोग जो इम्पैक्ट अपना छोड़ दिया है इस दुनिया के अंदर, ऐसे 100 लोगों की रैंकिंग की है। उस 100 लोगों की रैंकिंग करते समय, वो खुद क्रिश्चियन है, उन्होंने 3rd नंबर पे जीसस क्राइस्ट को रैंकिंग दी, आइजैक न्यूटन को 2nd नंबर पर रैंकिंग दी, गौतम बुद्धा साहब को 4th नंबर पे रैंकिंग दी और 1st नंबर पे उन्होंने रैंकिंग दी प्रॉफिट मोहम्मद को। तो उनसे पूछा गया कि प्रॉफिट मोहम्मद को आपने पहले नंबर पर रैंकिंग क्यों दी, क्या वजह, ऐसा क्या वजह है कि क्या देखा आपने, क्या रिसर्च किया कि उनको 1st रैंकिंग आपने दी? तो बोले कि प्रॉफिट मोहम्मद का एक इंसिडेंस मैंने पढ़ा और उनकी किताबों को मताला किया, तो मुझे वो इंसिडेंट इतना ज्यादा अच्छा लगा, इतना ज्यादा मैं उससे प्रेरित हुआ कि इसको सोच करके समझ करके मेरे दिल में वो बात इतनी उतर गई कि मुझे उनको 1 नंबर रैंकिंग देना पड़ा। हालांकि उनके देने से रैंकिंग कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर भी उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग दी। तो उन्होंने उस रैंकिंग को उस किताब में लिखा थी 100 में। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद अपने सब दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, जिनको सहाबा बोलते हैं, सब दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। और ऐसे में एक व्यक्ति, एक सहाबे उनके पास आए दौड़ते हुए, बेतहासा, बदहवास, परेशान हाल, और उन्होंने बोला कि ऐ प्रॉफिट मोहम्मद, आप जो मैसेंजर हो, मेरा लड़का जो है 2 से 3 दिन हो गए खो गया, मिल नहीं रहा। मेरा एक ही लड़का है, मैं परेशान हूँ और उसकी माँ का हाल जो है बदहाल हो गया, रो के बेजार हो गई है, 3 दिन हो गए मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। तो महफिल में बात होती है तो किसी ने कहा कि अरे आपका लड़का ऐसा ऐसा था, बोले हाँ ये था, ये शकल सूरत। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके लड़के को उस गांव में, फला गांव में, फला पेड़ के नीचे कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए देखा।
तो बाप ने जैसे सुना खुश हो गया, लेकिन 2 से 3 दिन बच्चा ना मिल रहा हो तो परेशानी रहेगा बेचारा। तो उन्होंने जैसे ये सुना तो बदहवासा होकर के अपने बच्चे को पाने के लिए पहुंचे, लेकिन जैसे वो निकले तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि उनको बुलाइए। उनको बुलाया गया तो बोले आप जा रहे हो अपने बच्चे के लग, वहां जाते समय जब आप अपने बच्चे से मिलना तो उसको बेटा करके मत बुलाना, उसको उसका नाम लेकर बुलाना, उसे बेटा करके मत बुलाना, उसको नाम लेकर बुलाना। वो जाते हैं, जो हुक्म दिया आपने ठीक है। तो जब ये बात हो जाती चले जाते तो वहां पर और भी बैठे हुए लोग ये पूछते कि ऐ प्रॉफिट मोहम्मद यानी अल्लाह के रसूल, आपने ऐसा क्यों बोला कि बच्चे को बेटा मत बोलना, उसका नाम लेकर बुलाना? तो प्रॉफिट मोहम्मद कहते कि ये बाप है और 3 दिन से अपने बच्चे से बिछड़ा हुआ है। जब ये वहां जाएगा बाप, वहां पर और भी बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो वहां जाकर ये कहेगा बेटा। जब वो बेटा कहेगा, उसके बेटा कहने में बहुत दर्द होगी, बहुत तकलीफ होगा, बेटा तकलीफ से कहा कर बोलेगा कि बेटा। जब वो बेटा शब्द कहेगा तो वहां पर हो सकता है तो कोई यतीम का भी बच्चा हो और ये सुनकर के उसको दर्द हो कि काश आज मेरा भी बाप होता तो मुझको बेटा कहकर बुलाता। इसलिए कि बेटा मत बोलना, उसका नाम लेकर बुलाना, उसको दर्द नहीं होगा। तो इस यतीम के दर्द का एहसास करने वाला दुनिया में मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। यही इंसिडेंट है जिसकी वजह से मैंने प्रॉफिट मोहम्मद को रैंकिंग 1 की, ये द 100 किताब में लिखा हुआ है। और उसके बाद जब मुझे ये बात मालूम पड़ी कि यहाँ पर इस स्कूल के बारे में, कि मैंने दीपक से पूछा क्या आप ऐसे बच्चे हैं जो यतीम है उनके लिए क्या करते हैं? तो उन्होंने सीधा कहा कि अगर कोई बच्चा यतीम है जिसका कोई सहारा नहीं है तो हम उसको फ्री एजुकेशन देते हैं। तो जो स्कूल अगर इस तरह का सोचता है तो प्रॉफिट मोहम्मद का एक कोटेशन है कि वो घर दुनिया का सबसे महंगा और खूबसूरत घर है जहाँ यतीम परवरिश पाता है। तो यहाँ पर यतीम बच्चों के लिए अगर ऐसा सोचा जाता है कि स्कूल तरक्की ही करेगा, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आशीर्वाद इंडिया स्कूल इतनी मेहनत करके आगे बढ़ रहा है तो आगे भी बढ़ेगा। और भाई भाषा का उत्थान और पतन, तो मैं बार एक ही सवाल करता हूँ कि भाई 26 लेटर अंग्रेजी के मुझे बहुत अच्छी तरह से आते हैं, लेकिन हिंदी के 52 अक्षर मैं टीचरों से पूछता हूँ भी नहीं आते। तो पहले हम थोड़ा पहले बोलने में कहने में कुछ गलती है तो माफी चाहता हूँ और थोड़ा जल्दी समेटने की कोशिश किया। और जाने दीजिए, इतना ही बहुत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।